हम लोग जो बात शुरू करने वाले हैं उसमें कुछ ऐसी संविधाओं का जिक्र आने वाला है कि जिनका पालन करने की जरूरत नहीं। वो कह रहा है कि वे संविधाएं जिनका पालन करने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब संविधा है किंतु पालन करने की जरूरत नहीं है। ऐसा होगा कब? तो धारा 62-63 इनकी अगर स्थितियां हैं तो संविधा है जरूर, लेकिन उसका पालन करने की जरूरत ये नहीं है। कहता है कि संविधा के नवीन, विखंडन और परिवर्तन का प्रभाव। कहता है यदि किसी संविधा के पक्षकार, इसका मतलब ये हो गया कि अगर नवीन, विखंडन या परिवर्तन हो रहा है और नवीन, विखंडन या परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उस संविधा का पालन करने की जरूरत न बचे, जिस संविधा का नवीन, परिवर्तन या विखंडन हो रहा है, क्योंकि दो बातें हो गई कि एक संविधा है, उसका नवीन हो रहा, परिवर्तन हो रहा, विखंडन हो रहा, तो नवीन, परिवर्तन और विखंडन के बाद जो कुछ आएगा वो वही संविधा नहीं होगी जिस संविधा का नवीन, विखंडन और परिवर्तन हुआ था। क्योंकि अगर वही संविधा फिर होगी तो नवीन, विखंडन, परिवर्तन हुआ ये कहा ही नहीं जा सकता। अगर नवीन, परिवर्तन और विखंडन हो गया यानी या तो नवीन हो गया, या परिवर्तन हो गया, या विखंडन हो गया, तो मूल बचेगा कैसे? मूल अगर बच जाएगा तो नवीन हुआ ये कहा ही नहीं जा सकता, विखंडन हुआ कहा ही नहीं जा सकता, परिवर्तन हुआ कहा ही नहीं जा सकता। नवीन हुआ, विखंडन हुआ, परिवर्तन हुआ, ये कहा तो तभी जा सकता है जब मूल न बचे। ठीक है, जो मूल संविधा थी नवीन, परिवर्तन या विखंडन के कारण जब नहीं बचेगी तभी तो नवीनीकृत संविधा, नवीन का अर्थ क्या हुआ? नई संविधा। तो नवीनीकृत संविधा जन्म तो तभी लेगी अगर मूल ही बचा हुआ है। तो नवीन हुआ किसका? कौन सी संविधा नवीनीकृत होकर सामने आई? अगर मूल संविधा बची हुई है तो परिवर्तित होकर संविधा कौन सी सामने आई? किस संविधा में परिवर्तन हुआ? ठीक है, जब परिवर्तन ही हो गया मीनिंग देयर बाय मूल नहीं बचा, इसका मतलब ये मूल नहीं बचा। दूध दही बन गया, परिवर्तित हो गया, तो दूध कहां बचा? अगर दूध ही बचा रहेगा तो दही का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो घटा ये कहा ही कैसे जा सकता है? तो इसका मतलब ये हो गया कि संविधा अगर नवीनीकृत हुई है, संविधा अगर परिवर्तित हुई या संविधा विखंडित हो गई तो कम से कम मूल संविधा का अस्तित्व तो समाप्त हो गया। मूल संविधा बची ही नहीं, और जो मूल संविधा बची ही नहीं तो उसका पालन ये असंभव है। ठीक है ना, जब मूल संविधा बचेगी तब तो आप पालन करेंगे। नवीनीकृत संविधा, नवीन की दशा में यानी नोवेशन की दशा में, यानी नई संविधा सबस्टिट्यूट, प्रतिस्थापित करने की प्रक्रिया में, जो मूल के स्थान पर आपने सबस्टिट्यूट की, प्रतिस्थापित की, आपने जो नवीनीकृत संविधा, नई संविधा अपनाई, ये वो संविधा नहीं है जो मूल थी। तो मूल जब थी तो मूल का पालन होगा कैसे? इसलिए इस दशा में मूल का पालन
ये होने की जरूरत नहीं बची। लेकिन जब मूल बची ही नहीं तो इसे लिखने की जरूरत क्या है? तो लिखने की जरूरत इसलिए है क्योंकि कानून की निगाह में मूल नहीं बचा, लेकिन तथ्य के तौर पर हो सकता मूल बचा हो। तथ्य के तौर पर मीनिंग दर जिसको आप अनुभव कर सकते हैं। अनुभव आप काहे से करते हैं? ज्ञानेंद्रियों से, आंख से, नाक से, कान से। जैसी भी घटना है उसका अनुभव करने के लिए आपके पास ज्ञानेंद्रिय है। देखने योग्य है तो आंख है, सुनने योग्य है तो कान है, सूंघने योग्य है तो नाक है, महसूस करने योग्य है तो त्वचा है, उससे छूकर पता लगता है ठंडा है गर्म है। ठीक है, तो अनुभव करने के लिए आपके पास ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियों से जो आपको अनुभव होता है उसे क्या बोलते हैं? तथ्य, वो फैक्ट है। तो जो मूल संविदा है, ठीक है ना, जिसको नवीनीकृत किया गया था, ठीक है, मूल संविदा को नवीनीकृत करके नई संविदा हम लाए थे। और चूंकि मूल संविदा नवीनीकृत हो गई, मूल के स्थान पर नई संविदा आ गई नवीनीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से। इससे मूल संविदा बची ही नहीं, और जब वो बची ही नहीं तो उसका पालन गैर जरूरी हो गया। लेकिन हो सकता है वो लिखित संविदा हो और कागज पर लिखी संविदा के रूप में वो आपके सामने आज भी मौजूद हो, या आपकी दिमाग, आपकी स्मृतियों में वो संविदा आज भी मौजूद हो। तो मूल संविदा का अस्तित्व समाप्त हो गया है ये नहीं कह सकते, वो एग्जिस्टेंस में नहीं है ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन विधिता, कानून के मुताबिक अब वो एग्जिस्टेंस में नहीं है, ठीक है ना, इसलिए उसका पालन गैर जरूरी है क्योंकि उसकी जगह नवीनीकृत संविदा आ गई। इसलिए इसको लिखना पड़ा कि वे संविधाएं जिनका पालन जरूरी नहीं है। मूल संविदा नवीनीकृत होने के बाद अस्तित्व में नहीं, लेकिन इसे कहने की जरूरत इसीलिए है क्योंकि तथ्य के तौर पर, फैक्ट के तौर पर वो संविदा मौजूद हो सकती है, लेकिन कानून की निगाह में वो संविदा अब नहीं है। जिसे व्यक्ति की मृत्यु के बाद व्यक्ति का शरीर तथ्य के तौर पर मौजूद है, कम से कम कुछ समय तक तो मौजूद ही है, और अगर उसे सुरक्षित कर लिया जाए तो हजारों सालों तक भी मौजूद रह सकता है तथ्य के तौर पर, लेकिन वो व्यक्ति अब नहीं है। कहते हैं ही इज नो मोर, वो अब और अधिक नहीं है। ठीक है, तो तथ्य के तौर पर चीजों का मौजूद होना और वस्तुतः चीजों का मौजूद होना दो अलग अलग बातें हैं। संविदा तथ्य के तौर पर मौजूद हो सकती है, लेकिन नवीनीकरण के पश्चात कानून के हिसाब से वो संविदा अस्तित्व में बचेगी नहीं, और जब बचेगी नहीं तो मूल का पालन गैर जरूरी। ठीक है, यही स्थिति परिवर्तित संविदा के संबंध में कही जा सकती है। जब संविदा में, मूल संविदा में आप परिवर्तन करेंगे तो भी मूल तथ्य के तौर पर मौजूद हो सकती है, लेकिन कानून की निगाह में अब मूल मौजूद नहीं है, परिवर्तित संविदा ही अस्तित्व में है, और परिवर्तित संविदा का ही पालन अब संभव है। मूल का पालन गैर जरूरी होने के साथ साथ असंभव भी है, क्योंकि वो तथ्य के तौर पर भले ही मौजूद हो, लेकिन कानून की निगाह में वो अब है नहीं। इसलिए उस मूल संविदा का पालन तथ्य के तौर पर मौजूद होने के बावजूद अनावश्यक है, क्योंकि वो कानून की निगाह में है ही नहीं। आप उसका पालन करोगे तो भी ऐसे माना जाएगा कि आपने संविदात्मक बाध्यता
कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन के तहत उस संविदा का पालन किया, नहीं, आपने अपनी इच्छा से, ठीक है, अपनी स्वतंत्र इच्छा से वो काम किया है जिसको करने का निर्देश मूल संविदा दे रही थी, वो आपने अपनी इच्छा से किया है, संविदात्मक बाध्यता या कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन के अंतर्गत आपने वो काम किया है, ये माना ही नहीं जा सकता, क्योंकि मूल संविदा अब है ही नहीं। यही स्थिति परिवर्तित संविदा की है और यही स्थिति विखंडित संविदा की है। बस परिवर्तित और नवीनीकृत संविदा की दशा में मूल संविदा के स्थान पर एक नई संविदा आएगी, जबकि विखंडन की दशा में मूल संविदा का विखंडन तो होगा किंतु नई संविदा कोई आएगी नहीं। यही बस दोनों चीजों में अंतर है। और जहां तक नवीन संविदा का यानी नवीनीकरण संविदा का यानी नोवेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और अल्टरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट यानी परिवर्तन संविदा का, इसके बीच अंतर करते हैं तो नवीनीकरण में बिल्कुल नई संविदा अस्तित्व में आ जाती है, जबकि परिवर्तित संविदा में मूल संविदा उसमें कुछ परिवर्तन तो होते हैं लेकिन मूल संविदा सर्वथा बदल गई हो, एब्सोल्यूट बदल गई हो, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो नवीन, परिवर्तन और विखंडन, तीनों में से कोई भी स्थिति मूल संविदा बचती ही नहीं। इसलिए मूल संविदा का पालन अनावश्यक हो जाता है धारा 62 के मुताबिक। लेकिन क्या उसने कहा कि यदि किसी संविदा के पक्षकार कानून में प्रत्येक शब्द के अपने ही अर्थ हैं और कानून में ये जांच की जाएगी कि जो कुछ आप कह रहे हो वो है भी, ठीक है ना। जैसे आपने कहा कि ये बंधक है तो आपके कहने से नहीं मान लेंगे कि बंधक है। अगर ये बंधक है तो बंधककर्ता और बंधकदार के बीच बंधक की संविदा अस्तित्व में आई होगी और आप कहेंगे कि ये बंधक विलेख है, इस पर वो संविदा लिखी हुई है जिस पर बंधककर्ता और बंधकदार सहमत हुए थे, हम ये मान नहीं लेंगे। ये संविदा पहले हुई होगी फिर लेखबद्ध हुई होगी, ये तो दस्तावेज है बंधक की संविदा का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट प्रोड्यूस दोज विटनेसेस, ठीक है, बिफोर होम दिस कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन मेड बाय द बोथ पार्टीज, ठीक है ना। पहले आप संविदा के होने के तथ्य को साबित करिए। ये तो आपने लिखा है, ये तो आपने लिख कर रखा है, वो जो हुआ था, ठीक है, वो क्या था। तो एक एक चीज कानून के सामने साबित करनी पड़ती है और पढ़े लिखे लोगों को यही बातें समझ में नहीं आती है। तो ये मानते हैं ये लिखा रखा है, जैसे हम एक लाइन लिखा दिया करते हैं वहां कि अमुक चीज पर प्रदर्श इतने डाला गया किंतु अंकन की असंभवता के कारण अंकित नहीं किया जा सका, तो लोगों को समझ ही नहीं आता हम क्या कह रहे हैं। जबकि उन्हें आप सोचे ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेयर है, ठीक है ना। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेयर है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहां है तो वो हवा में है, वो हमारी स्मृतियों में है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेयर है। यदि ये साबित करने की जरूरत पड़े कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है किसी विषय पर, तो इस बेयर को सबूत के तौर पर प्रस्तुत किया जाएगा कि देखो इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अक्षरों, प्रतीकों और चिन्हों के माध्यम से लिखा गया है और जो लिखा गया है वो यही है जो हम कह रहे हैं, ठीक है ना। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेयर है। तो कानून में अगर साबित करने की जरूरत पड़े कि कॉन्ट्रैक्ट यही है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट,
तो इसे प्रस्तुत किया जाएगा, ये है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये कहता है, इसलिए ये बात मेरी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक ठीक है। तो कानून में हर चीज साबित करनी पड़ती है। उसने कहा कि यदि किसी संविदा के पक्षकार, इसका मतलब यह हुए कि अगर आप कह रहे हैं कि नवीनीकरण हुआ, परिवर्तन हुआ, विखंडन हुआ, तो उसे संविदा होना चाहिए। जिसका नवीनीकरण, परिवर्तन या विखंडन होने की बात आप कह रहे हैं, उसे संविदा होना चाहिए। यानी देयर शुड बी ए ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, एक मूल संविदा होनी चाहिए। अगर मूल संविदा ही नहीं थी तो परिवर्तन, विखंडन और नवीन हुआ किसका? ठीक है। और मूल संविदा हो, इसके लिए जरूरी यह है कि धारा 10 की विशेषताएं उसमें हो। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज संविदा नहीं हो सकती। ठीक है, संविदा का नवीन हुआ, संविदा का विखंडन हुआ, संविदा का परिवर्तन हुआ, इसका मतलब यह है कि मूल संविदा एक विधिमान्य संविदा होनी चाहिए। अगर आप कहते हैं कि संविदा का नवीन हुआ और यह नई संविदा प्रतिस्थापित होकर सामने आई है, तो आवश्यक यह है कि आप ये साबित करो कि जिस संविदा के नवीन की बात आप करते हो, जिस संविदा के परिवर्तन की बात आप करते हो, जिस संविदा के विखंडन की बात आप करते हो, उसे संविदा होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही नवीन के उपरांत, विखंडन के उपरांत, विखंडन के उपरांत तो नहीं, नवीन के उपरांत और परिवर्तन के उपरांत जो कुछ सामने है उसे भी संविदा होना चाहिए। ठीक है ना। इसका मतलब यह हुआ कि मूल संविदा, इसे इस प्रकार नवीनीकृत और परिवर्तित नहीं किया जा सकता कि जो नई संविदा है, ठीक है, उसमें धारा 10 के मुताबिक संविदा के लक्षण न हो। ठीक है, इस प्रकार से परिवर्तित, विखंडित और नवीनीकृत नहीं कहा जा सकता। विखंडन मेरे मुंह से निकल रहा है बार बार, लेकिन विखंडन नहीं, बल्कि क्योंकि विखंडन में तो नई संविदा आएगी ही नहीं। तो इसका मतलब यह है कि जिस संविदा का नवीन आप चाहते हैं, जिस संविदा का परिवर्तन आप चाहते हैं, उस संविदा को भी एक वैध संविदा होना चाहिए। और इस वैध संविदा का नवीनीकरण और परिवर्तन भी एक वैध संविदा में ही हो सकता है। ठीक है, ये बातें महत्व की इसलिए हो जाती हैं क्योंकि संविदा व्यापार का आधार है, संविदा दैनिक जीवन का आधार है। आप संविदा का नवीनीकरण कर कैसे सकते हैं, संविदा का जो परिवर्तन है वो कर कैसे सकते हैं? पक्षकारों में परिवर्तन कर दें आप। ठीक है, जो संविदा के पक्षकार थे वो परिवर्तित हो जाए या पूरी तरह बदल जाए, तो संविदा मूल रूप में बची है, ये कहा ही नहीं जा सकता। संविदा नवीनीकृत हुई है, यह संविदा परिवर्तित हो गई। जो मूल संविदा थी उसके स्थान पर बिल्कुल नई चीज, बिल्कुल नई बात, यानी पक्षकारों के जो अधिकार और कर्तव्य हैं। ठीक है, संविदा क्या? पक्षकारों में पारस्परिक अधिकार और कर्तव्य, इन्हें जन्म देती है, यही तो संविदा है। तो मूल संविदा में पक्षकारों के जो पारस्परिक अधिकार और कर्तव्य थे, यदि उन अधिकार और कर्तव्यों को बिल्कुल बदल दिया जाए, नए प्रकार के अधिकार और कर्तव्य पक्षकारों के बीच आ जाएं, तो भले ही पक्षकार वही रहे लेकिन संविदा में परिवर्तन हो चुका है, या यूं कहें संविदा में नवीनीकरण हो चुका है। संविदा नवीनीकृत होकर सामने आ गई क्योंकि पूरी तरह अधिकार और कर्तव्य बदल गए। अगर कुछ बदले तो परिवर्तन, लेकिन पुरानी संविदा विधिमान्य संविदा ही नहीं थी। पुरानी संविदा अवयस्क और वयस्क के बीच की गई थी। ठीक है, पुरानी संविदा एक असंभव बात को लेकर की गई थी। पुरानी संविदा का उद्देश्य या प्रतिफल लोक नीति के विरुद्ध होने के कारण, या अनैतिक होने के कारण, या
विधि विरुद्ध होने के कारण या कपटपूर्ण होने के कारण शून्य थी पुरानी संविधा, और उसके स्थान पर आप कहो कि हम लोगों ने पक्षकारों के पारस्परिक अधिकारों और कर्तव्यों को बदलकर एक नई संविधा कर ली है, ठीक है ना, और हम लोगों के बीच की संविधा नवीनीकृत हो गई, संविधा का नवीन हो गया, तो ये बात गलत है, क्योंकि पुरानी संविधा तो थी नहीं। आप ये कहो कि हम लोगों ने एक संविधा की है, यहां तक बात ठीक है। नई संविधा अगर पूरी तरह एक विधिमान्य संविधा है और आप कहते हैं हमने पुरानी की जगह पर की है, तो पुरानी तो थी नहीं, क्योंकि वो तो शून्य थी, ठीक है ना। तो आपको शुद्धतम रूप में क्या कहना चाहिए? आपको शुद्धतम रूप में यह कहना चाहिए कि हमने ये संविधा की है, ठीक है। जो नई संविधा आई है, जिसके बारे में आप कहते हो कि नई संविधा आई है, उसके बारे में आपको कहना चाहिए कि हमने संविधा की है। नई और पुरानी का सवाल ही नहीं, क्योंकि पुरानी तो है ही नहीं, ठीक है ना, पुरानी तो शून्य है। तो शून्य संविधा को नई संविधा से प्रतिस्थापित कैसे करेंगे? क्योंकि शून्य की जगह कुछ होना चाहिए, उसी से तो प्रतिस्थापित करोगे। इसका मतलब यह हुआ कि नई संविधा तभी अस्तित्व में आ सकती है, संविधा नवीनीकृत तभी हो सकती है जब मूल संविधा भी एक विधिमान्य संविधा रही हो। और मूल संविधा नवीनीकृत होकर नई संविधा आ सकती है। इसका मतलब यह है कि मूल संविधा भले ही एक विधिमान्य संविधा हो, लेकिन उसे इस प्रकार नवीनीकृत नहीं किया जा सकता कि वह धारा 10 की विशेषताओं के बाहर चली जाए, यानी वो एक वैध संविधा न हो। यानी दोनों संविधाओं जो नवीनीकरण से पूर्व होंगी और जो नवीनीकरण के बाद आएंगी, दोनों को एक वैध संविधा के लक्षणों से युक्त होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहां लिखा है, उसने कहा यदि किसी संविधा के पक्षकार, ठीक है ना, उसके बदले एक नई संविधा प्रतिस्थापित करते हैं, ठीक है, नई संविधा प्रतिस्थापित करने या संविधा को विखंडित एवं परिवर्तित करने का करार करें, तो मूल संविधा का पालन करने की आवश्यकता नहीं होगी। हर जगह शब्द संविधा आया है, प्रत्येक जगह। इसका मतलब यह हुआ कि नई संविधा को भी संविधा होना चाहिए और पुरानी संविधा को भी संविधा होना चाहिए। जब तक पुरानी संविधा संविधा नहीं है, तब तक उसका नवीनीकरण, विखंडन या परिवर्तन का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि कानून की निगाह में तो वो है ही नहीं है, और जो है ही नहीं है उसे नवीनीकृत कैसे किया जा सकता है, उसे परिवर्तित कैसे करें, उसे विखंडित कैसे करें। और अगर उसके स्थान पर हम किसी को लाना चाहते हैं तो जिसे लाएं वो लाया जा सकता हो, यानी उसमें भी वैध संविधा के लक्षण होने चाहिए, ठीक है ना। संविधा का नवीनीकरण आप करेंगे कैसे? तो हमने कहा दो ही रास्ते। संविधा के पक्षकार बदल दीजिए, लेकिन संविधा के पक्षकार आप अपनी सहमति से नहीं बदल सकते, क्योंकि संविधा पक्षकार करेंगे, लेकिन कैसे? अपनी स्वतंत्र सम्मति से, ठीक है ना, अपनी स्वतंत्र सम्मति। भाई संविधा के लक्षणों में यही तो कहा कि जब संविधा सक्षम पक्षकार, ठीक है ना, अपनी स्वतंत्र सम्मति से वैध उद्देश्य और वैध प्रतिफल के लिए, ठीक है ना, करार करते हैं, तो ऐसे करार को, और यह करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो तो इसे संविधा कहते हैं।
इसका मतलब यह हुआ कि मूल संविदा के पक्षकार इस बात के लिए तैयार हो कि मूल संविदा को जिस करार के बदले प्रतिस्थापित किया जाना है, ये जिस करार के बदले परिवर्तित किया जाना, उस करार को उनकी स्वतंत्र सम्मति से किया जाए। और अगर उस करार के पक्षकार बदले जाने हैं तो जो पक्षकार आने हैं और जो पक्षकार जाने हैं, इन सबकी सम्मति इस मूल करार को बदले जाने के बारे में मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि तभी तो कहा जाएगा। और यह सम्मति कैसी होनी चाहिए? एक बात पर और एक भाव में, तभी तो धारा 13 के मुताबिक ये सम्मत होंगे। और जब ये सम्मति स्वतंत्र होगी तभी तो वही संविदा अस्तित्व में आएगी। यानी मूल करार के पक्षकार अगर पक्षकारों में परिवर्तन करके, ठीक है, एक नया करार लाना चाहते हैं नए पक्षकारों के बीच, तो नए पक्षकार और पुराने पक्षकारों को इस परिवर्तन के प्रति स्वतंत्र रूप से अपनी सम्मति व्यक्त करनी चाहिए। तभी पक्षकारों में परिवर्तन के द्वारा संविदा का नवीनीकरण संभव है। अन्यथा जो संविदा का नवीनीकरण है पक्षकारों के परिवर्तन के माध्यम से, यह संभव नहीं है, यह असंभव है। नए करार में जो नए पक्षकार आना चाहते हैं और पुराने करार के जो पक्षकार हैं, सब सहमत होने चाहिए, ठीक है ना। जब तक सब सहमत नहीं है तब तक पक्षकारों में परिवर्तन के माध्यम से न तो नवीनीकरण हो सकता है न परिवर्तन हो सकता है। विखंडन का तो कोई बात ही नहीं, वो तो विखंडित होना ही है। और विखंडन भी सभी पक्षकारों की सम्मति से ही होगा। दूसरा, संविदा में पक्षकारों के जो अधिकार और कर्तव्य हैं, यदि उन्हें पूर्णतः बदलकर आप एक नया करार, ठीक है, और अगर वो विधि द्वारा प्रवर्तनीय होगा उसे तो संविदा कह देंगे, नया करार या नई संविदा जो आप लाना चाहते हैं और नए प्रकार के अधिकार और कर्तव्य पक्षकारों के बीच उत्पन्न करना चाहते हैं, इसके प्रति भी सारे पक्षकारों की सम्मति ये होनी चाहिए, ठीक है ना। तभी नई संविदा अस्तित्व में आ सकती है, क्योंकि संविदा के लिए सभी पक्षकारों की स्वतंत्र सम्मति चाहिए, ठीक है। इसका मतलब यह निकला कि अगर सभी पक्षकार सहमत नहीं है तो संविदा का नवीनीकरण या परिवर्तन संभव नहीं है। इस परिवर्तन का लोकप्रिय उदाहरण, लोकप्रिय यानी बहुत सामान्यता के साथ जो घटित होता है, घटित तो किसी भी संविदा में हो सकता है, कोई भी संविदा हो नवीनीकृत हो सकती है पक्षकारों के और कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन को बदलकर, लेकिन नॉर्मली जो घटित होता ही रहता है रोज जीवन में, वो भागीदारी की संविदा है। हमने कहा था आपसे कि कुछ स्पेसिफिक कॉन्टेक्ट हैं, ठीक है, कुछ विनिर्दिष्ट प्रकार की संविदाएं हैं, उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे भागीदारी की संविदा, न्यास की संविदा, गिरवी की संविदा, एजेंसी की संविदा, माल विक्रय की संविदा, उपनिधान की संविदा, ठीक है। ये सारी संविदाओं के उदाहरण हैं। ये विनिर्दिष्ट प्रकार की संविदाएं, क्षतिपूर्ति की संविदा, प्रत्याभूति की संविदा यानी गारंटी की संविदा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ये सारी संविदाओं के विशेष प्रकार हैं। और एक सामान्य संविदा जो रोज हम लोग करते हैं, फिर संपत्ति यंत्रण में चले जाते, विक्रय की संविदा, बंधक की संविदा, पट्टे की संविदा, दान की संविदा, विनिमय की संविदा,
ठीक है, ये संविदाओं के विशेष प्रकार है। और ये सभी संविधाएं 1 से 75 तक जो सिद्धांत बताए गए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में धारा 1 से लेकर 75 तक, उनका ध्यान रखकर की जाती है। इसीलिए धारा 1 से लेकर 75 तक जो बातें बताई गई उन्हें क्या बोलते हैं? जनरल प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, संविदा के सामान्य सिद्धांत। और ये संविदा के सामान्य सिद्धांत सभी प्रकार की संविदाओं में उपयोग किए जाएंगे, जो एप्लीकेबल होंगे सभी प्रकार की संविदाओं पे। तो जो सभी प्रकार की संविदाओं पे होंगे तो नवीन, विखंडन और परिवर्तन ये भी हर प्रकार की संविदा में किया जा सकेगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए जरूरी यह होगा कि जिस भी संविदा में आप नवीन, परिवर्तन और विखंडन करना चाहते हैं वो संविदा स्वयं में विधिमान्य होनी चाहिए और उसे इसी प्रकार नवीनीकृत, परिवर्तित या विखंडित किया जा सकता है कि जो नई संविदा आएगी वो भी एक विधिमान्य संविदा होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं हो सकता। विखंडन फिर हम बोल गए तो विखंडन आप हटा देंगे, नवीन और परिवर्तन समझेंगे। इसका जो सर्वाधिक प्रचलित उदाहरण है वो भागीदारी की संविदा। जब हम लोग भागीदारी अधिनियम पढ़ेंगे तो धारा 29 आएगी। ठीक है, भागीदार का रिटायर होना, निवृत्त होना, और भागीदार का एक्सपल्सन। ठीक है, भागीदारी के कारोबार से भागीदार का निष्कासन भी किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है बताएंगे जब भागीदारी अधिनियम पर बात करेंगे। भागीदार रिटायर भी हो सकता है और भागीदार निष्कासित भी हो सकता है। और भागीदारी है क्या? आपको पहले ही कहा था कि धारा 4 कहती है कि भागीदारी का अर्थ होता है जब किसी कारोबार, ठीक है, कुछ लोग अपने सबके लिए या एक सबके लिए या कुछ सबके लिए चलाने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ऐसे लाभ से उत्पन्न लाभों को परस्पर बांटने का करार करते हैं तो इसे भागीदारी का कारोबार कहा जाता है। यानी भागीदारी हमेशा संविदा से उद्भूत होती है, संविदा से पैदा होती है, संविदा से जनरेट होती है, संविदा से स्थापित की जाती है। भागीदारी और कैसे भी स्थापित नहीं हो सकती, संविदा से ही होगी। और संविदाएं चूंकि अभिव्यक्त भी होती है और संविदाएं चूंकि इंप्लाइड और विविक्षित ये भी होती हैं। विविक्षित किसे कहते हैं? जो आपके आचरण से, जो आपके कंडक्ट से पता लगता है उसे विविक्षित कहते हैं, उसे इंप्लाइड कहते हैं। ठीक है, आप दुकान में घुसे और बैठ गए, वो चाय लाया, आपने पी ली, ना आपने कुछ कहा ना उतना कुछ कहा। अब आप कहें हमने चाय मांगी नहीं थी, तुम लाए और हमने पी ली, तुम लाए और मेरे सामने रख दी तुमने। ठीक है, तो वो तुम्हारा रिश्तेदार तो लग नहीं रहा था। ठीक है, जो तुम्हें चाय ऑफर करेगा तुम्हारा मित्र भी नहीं था। और दुकान में जब तुम घुसे थे तो तुम्हें खूब मालूम था यहां हम दुकान में घुस रहे हैं, किसी मित्र के घर पर नहीं घुस रहे हैं। तो इसका मतलब दुकान में घुसते ही आपने उससे चाय खरीदने का प्रस्ताव कर दिया था। यह प्रस्ताव आपने कैसे किया था? आचरण से, कंडक्ट से। और जब उसने चाय रखी थी तो प्रतिग्रहित किया था उसने प्रस्ताव। ठीक है, तो चीजें आप कंडक्ट से करते हैं उसे इंप्लाइड बोलते हैं। तो संविदाएं अभिव्यक्त होती हैं, संविदाएं विविक्षित होती हैं। दो लोग लगातार कारोबार करना है, उनके बीच कभी संविदा नहीं होगी, अव्यक्त रूप से। ठीक है, लेकिन टाइम तय है, सुबह वो बैठेंगे, शाम को वो बैठेंगे, इतने घंटे वो बैठेंगे, इतने घंटे वो बैठेंगे। जो पैसे आएंगे आधे आधे हमेशा बांटते चले आए। तो इसे भागीदारी का कारोबार यही माना जाएगा। इनमें संविदा विविक्षित, आचरण से विविक्षित कर ली जाएगी, इंप्लाइड कर ली जाएगी। तो भागीदारी दो या दो से अधिक लोगों द्वारा स्थापित होती है।
और जब भागीदारी का कारोबार आप करेंगे भागीदारी में, तो कारोबार तो दूसरों से होगा, कारोबार तो परस्पर थोड़ी होता है, वो तो दूसरों से होगा। तो जो दूसरे कारोबार के कारण से आपके संपर्क में आते हैं, उन दूसरों को भागीदारी अधिनियम में तृतीय पक्षकार, थर्ड पार्टी, ये कहा जाता है। ठीक है ना? तो अब क्या हुआ, भागीदारी में तृतीय पक्षकार से, ठीक है, कुछ बेचने खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट ये किया गया। ठीक है, कुछ लेनदारी कुछ देनदारी इस भागीदारी की संविदा के कारण से भागीदारों और थर्ड पार्टी के बीच बकाया है। कुछ लेनदारी कुछ देनदारी, थर्ड पार्टी को कुछ लेना है या फर्म को कुछ लेना है, ये। और इस बीच फर्म का एक भागीदार या तो निकाल दिया जाता है, ठीक है, और या रिटायर हो जाता है, या तो निकाल दिया जाए या रिटायर हो जाए। यानी पक्षकारों में बदलाव आ रहा है, पक्षकारों में बदलाव आ रहा है, क्योंकि निकालना है तभी बदलाव आ रहा है, और जब जोड़ रहे हैं तो भी बदलाव आ रहा है, और रिटायर कर रहे हैं तो भी बदलाव आ रहा है। और इस फर्म ने तीसरे पक्षकार से कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं जो लेन देन की बाबत, ठीक है। तो उस लेन देन के कॉन्ट्रैक्ट में एक और फर्म पार्टनर है और एक और, यानी एक और भागीदारी फर्म पार्टनर है और दूसरी ओर थर्ड पार्टी है। और भागीदारी फर्म में एक से अधिक भागीदार मिलकर भागीदारी फर्म इसका निर्माण करना है, ठीक है। तो अगर इस भागीदारी फर्म का एक भी पक्षकार बदलता है तो पक्षकारों में परिवर्तन के माध्यम से संविदा में नवीन तो हो रहा है। कारण कि अभी थर्ड पार्टी को जो कुछ लेना है या जो कुछ देना है वो इस वाली भागीदारी फर्म को देना है या इस वाली भागीदारी फर्म से लेना है जिसमें ये भागीदार शामिल है, जिसे कल निकाला जाना है, रिटायर किया जाना है, और वो भागीदार अभी नहीं है जिसे शामिल किया जाना है। यानी अभी जो फर्म है जिससे थर्ड पार्टी को कुछ लेनदारी या देनदारी चाहिए है या देनी है, जो भी स्थिति है, अभी ये भागीदारी फर्म जैसी है, ठीक है, किसी भी भागीदार के जुड़ने, निकाले जाने या रिटायरमेंट के पश्चात ये भागीदारी फर्म वैसी नहीं रहेगी, ठीक है। तो अगर थर्ड पार्टी सहमत नहीं है, तो ये पक्षकार जो रिटायर हो रहा, जो निकाला जा रहा है, ठीक है, इसके निकाले जाने या रिटायर होने के दिनांक तक जितने प्रकार की लेनदारियां और देनदारियां हैं उनके लिए यह भागीदार भी जिम्मेदार रहेगा। यानी संविदा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, संविदा में नवीनीकरण नहीं हो सकता। हां, थर्ड पार्टी भी तैयार हो जाए, ये लिखा है भागीदारी अधिनियम में धारा 29 में, थर्ड पार्टी भी तैयार हो जाए कि ठीक है इन्हें निकाल दीजिए, इन्हें रिटायर कर दीजिए, और इनके निकालने और रिटायर करने के बाद जो फर्म की स्थिति बचेगी, ठीक है, उसमें जो भागीदार होंगे उनसे हम अपनी लेनदारी और देनदारी का समायोजन करने को तैयार हैं, ठीक है। तो ये लेनदारी और देनदारी के समायोजन हेतु इस भागीदार के निकलने या रिटायर होने के बाद प्रभावी होने के लिए जो करार किया जा रहा है ये एक नया करार है, ठीक है, ये एक नया करार है, इसमें पुराने पक्षकार नहीं है, ठीक है। और यदि इसमें सब कुछ ठीक
ठीक है, यानी जो तृतीय पक्षकार है उसकी सम्मति स्वतंत्रता के साथ ली गई है, धमकाया नहीं गया उसे। तो पुरानी के स्थान पर एक नवीन संविदा अस्तित्व में आ जाती है, और अब लेनदार या देनदार जो थर्ड पार्टी है वो इस नए करार के अंतर्गत उद्भूत लेनदारी और देनदारी की बाबत पुराने भागीदार से कुछ भी वसूल नहीं कर सकती, और अगर उसे कुछ दे देगी तो उसने भागीदारी फर्म की देनदारी निपटा दी है, ऐसा भी नहीं कहा जाएगा। यानी मूल संविदा का पालन अब जरूरी नहीं बचा। वो जो मूल संविदा थी लेनदारी और देनदारी की बाबत, ठीक है ना, थर्ड पार्टी और भागीदारी फर्म के बीच जो मूल संविदा थी लेनदारी और देनदारी की बाबत, वो अब पालन किए जाने योग्य नहीं बची, बल्कि लेनदारी और देनदारी के बीच संबंध में जो नए पक्षकारों के मध्य भागीदारी में परिवर्तन कारण नए पक्षकार आ गए ना, तो पक्षकारों में परिवर्तन के कारण जो नई संविदा आई है लेनदारी और देनदारी के संबंध में, अब उसी का पालन जरूरी बचा है, ठीक है ना। तो इसका सर्वाधिक प्रयोग नवीन का पक्षकारों के माध्यम से परिवर्तन, ठीक है, नवीन संविदा का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, ऐसे कहें तो ज्यादा ठीक है कि नवीन की विधि का सर्वाधिक उपयोग भागीदारी संबंधी मामलों में किया जाता है। वहां जब भी धारा 29 और शायद 31 में एक्सपल्सन है, 30 में हो 31 में हो, जब निष्कासन या रिटायरमेंट भागीदार का होता है तो नवीन की विधि का सर्वाधिक उपयोग करके नई संविदा पुराने के स्थान पर लाई जाती है, और तब पुरानी संविदा का पालन जरूरी नहीं बचता। अब देखें दूसरा तरीका, यानी जो संविदात्मक दायित्व और कर्तव्य थे, यानी जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन थे पक्षकारों के मध्य पुरानी संविदा के अंतर्गत, उनको बदल दिया जाए पूरी तरह। तो अगर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन पूरी तरह बदल दिए गए तो भी जो नई संविदा आई है, ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन पूरी तरह बदल दिए गए, संविदागत जो आभार थे, जो संविदात्मक संबंध थे, जो संविदा के अंतर्गत अधिकार और दायित्व थे पक्षकारों के, उनको पूरी तरह बदल दिया गया सभी पक्षकारों की सहमति से। तो जो ये प्रतिस्थापन है, सब्स्टिट्यूशन है अधिकारों का, कर्तव्यों का, आभारों का संविदात्मक, इसके कारण से एक नई संविदा अस्तित्व में आ गई, इसे नवीन कहा जाएगा। अब पुरानी संविदा का पालन जरूरी नहीं, लेकिन जो कुछ हुआ उसके कारण से नई संविदा कभी जन्मी ही नहीं, नई संविदा कभी नहीं जन्मी, क्योंकि जिस नई संविदा को जन्म देने का प्रयास किया जा रहा था वो विषय वस्तु नष्ट हो चुकी थी, पता नहीं था पक्षकारों को। हमारा ये मकान आपको देने के लिए संविदा हुई थी, हम लोग यहां बैठकर, दिल्ली में बैठकर इस मकान के बदले कोई और मकान देने की बात कर रहा हूं, तब तक भूकंप आया और मकान ही नहीं बचा, ठीक है ना। नया मकान जिसे देने की इस मकान के बाबत बात हो रही है, वो नया मकान बचा ही नहीं, ठीक है। तो पुरानी संविदा चूंकि नहीं आई अस्तित्व में, पुरानी संविदा अस्तित्व में आई नहीं, वो सॉरी पुरानी कह रहे हैं, नई संविदा अस्तित्व में आई नहीं, नई संविदा अस्तित्व में आए तो पुरानी का पालन जरूरी नहीं है। 62 क्या कह रहा है, अगर संविदा का नवीन हो जाए तो पुरानी का पालन जरूरी नहीं, लेकिन संविदा का नवीन हो ही नहीं पाया, क्योंकि संविदा का नवीन जिन शर्तों पर किया जा रहा था उन शर्तों की पूर्ति असंभव हो गई, तो नई संविदा अस्तित्व में आई नहीं, ठीक है।
तो जब नई संविदा अस्तित्व में आई ही नहीं तो पुरानी का पालन क्यों नहीं होगा भैया? तब तो पुरानी का पालन होगा, क्योंकि क्या कहता है, कहता है यदि किसी संविदा के पक्षकार उसके बदले एक नई संविदा प्रतिस्थापित करने या उस संविदा को विखंडित या परिवर्तित करने का करार करें, और करार कौन सा? जो विधि द्वारा प्रवर्तन योग्य हो, ठीक है, तो मूल संविदा का पालन करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर जो नया करार हुआ है उसका पालन ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो करार शून्य करार है। भाई शून्य करार का पालन कैसे होगा? शून्य करार के बारे में तो माना यह जाएगा वो जन्म ही नहीं, ठीक है। करार जो विदिता प्रवर्तनीय हो उसी का तो पालन किया जा सकेगा। जब वो ही जन्मा है उसी के संबंध में तो माना जाएगा। अगर करार जो किया गया वो शून्य करारों की श्रेणी में है तो करार जन्मा कब? ठीक है। और जब करार जन्मा ही नहीं तो मूल संविदा का पालन ये गैर जरूरी कैसे हो गया? क्योंकि धारा तो यह कह रही यदि संविदा के पक्षकार मूल संविदा के स्थान पर, ठीक है, नवीन विखंडन या परिवर्तन की विधि के माध्यम से नया करार कर लें तो मूल संविदा का पालन ये जरूरी नहीं है। नया करार उन्होंने किया, ये कहे कब? ये तो तभी कहें जब करार जन्मे, और शून्य करार तो कभी जन्म लेता ही नहीं, ठीक है मेरी बात? तो जब शून्य करार जन्म लेता ही नहीं तो अगर जो नया करार हुआ वो शून्य है तो फिर पुरानी संविदा का पालन गैर जरूरी कैसे हो गया? इसका मतलब अब पुरानी संविदा का पालन नहीं करना है, ये बात लागू नहीं होगी, और अभी आपको पुरानी संविदा का पालन करना है, ठीक है। हम लोगों में कांटेक्ट हुआ था कि अमुक स्थान पर स्थित मेरी भूमि आपको दे दी जाएगी। उसके स्थान पर हम लोगों ने तय किया कि कलकत्ते में स्थित भूमि आप मेरी ले लेंगे, लेकिन कलकत्ते वाली तो बंगाल की खाड़ी में समा गई, हम लोगों को मालूम ही नहीं है। ये एक उदाहरण हम दे रहे हैं। ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं जिनके कारण से नई संविदा अस्तित्व में आए ना, ठीक है। नई संविदा बोल रहे हैं, नया करार अस्तित्व में आए ही नहीं। तो अगर नया करार अस्तित्व में आया ही नहीं, ठीक है, तो फिर पुरानी संविदा का पालन ये गैर जरूरी कैसे हो जाएगा? तब फिर पुरानी संविदा का ही पालन होगा, और अमुक स्थान पर स्थित मेरा मकान हमें आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। कानून को जब तथ्यों में लागू करते हैं तब उसका महत्व पता लगता है। कलकत्ते वाली जमीन के बाबत सिर्फ कांटेक्ट हो गया हम लोगों के बीच, इससे मतलब थोड़ी है, क्योंकि कांटेक्ट हुआ ये तो सिर्फ कहा जा रहा है। कहां हुआ? वहां तो जमीन ही नहीं बची है, वो तो बंगाल खाड़ी में तो बह गई। तो पुरानी भाई इसका पालन क्यों नहीं होगा? क्योंकि धारा 62 तो ये कहती नया करार आए तो पुराने के पालन की जरूरत नहीं, वो तो आया ही नहीं, ठीक है। यही स्थिति परिवर्तन की है कि नया आए तो पुराने का की जरूरत नहीं है पालन करने की। नया आया ही नहीं तो पालन करेंगे आप पुराना। और जो नया परिवर्तन आप लाए हैं वो सभी पक्षकारों की सहमति से नहीं है, तो भी परिवर्तन हुआ कहां हुआ परिवर्तन? भाई परिवर्तन तो सभी पक्षकारों की सहमति से होगा कि एक ही पक्षकार कर देगा परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब होता है जो सबको स्वीकृत है, ठीक है। अगर आपने शर्तों में कोई परिवर्तन किया है तो सबकी सम्मति होनी चाहिए उसके प्रति, ठीक है। और यही स्थिति आपको दृष्टांतों में दिखाई देगी। देखें क्या कहता है, का एक संविदा के अधीन खा को धन का देनदार है, यानी मूल संविदा के बीच है, का और खा के बीच, ठीक है। और संविदा का किस बाबत है? धन की देनदारी के संबंध में।
कहता है का, खा और गा के बीच यह करार होता है। अब देखिए नया पक्षकार आ गया, गा, का, खा और गा के बीच यह करार होता है। इसका मतलब सब सम्मत है, सब सम्मत है, का भी सम्मत, खा भी सम्मत, गा भी सम्मत। क्योंकि का, खा और गा के बीच यह करार होता है, ये शब्द लिखे ही तब जा सकते हैं जबकि तीनों सम्मत हों। अगर उनमें से एक भी विसम्मत है तो ये शब्द लिखे ही नहीं जा सकते। इसीलिए हम आपको समझाया करते हैं कि जब कानून में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, जो लिखा है उसे ऐसा स्वीकार करते हैं। ये दिमाग नहीं लगेगा यहां पे कि क्या का की सम्मति ना हो, क्या पता खा की सम्मति ना हो, गा की सम्मति। क्योंकि अगर विधायिका को यह प्रदर्शित करना होता कि का, खा, गा में से कोई विसम्मत भी है तो वो ये शब्द लिखते ही नहीं। ये शब्द उसने लिखे हैं तो ये शब्द जिस परिस्थिति में लिखे जा सकते हैं उस परिस्थिति को उद्धारित करके ही, उस परिस्थिति के विद्यमान होने की कल्पना करके ही विधायिका ने ये शब्द लिखे हैं। और उस परिस्थिति की विद्यमानता, इसको तभी कहा जा सकता है या माना जा सकता है जबकि का, खा और गा तीनों की सम्मति नए करार के प्रति रही हो। ठीक है, इसलिए कहता है कि का एक संविदा के अधीन, खा को धन का देनदार है। का, खा और गा के बीच करार होता है कि खा तत्पश्चात का के बजाय गा को अपना ऋणी मानेगा। यानी देनदारी की संविदा के पक्षकार बदल गए। पहले का, खा का देनदार था, ठीक है। अब का, खा और गा यानी लेनदार, देनदार और जो नया देनदार आएगा, तीनों की सम्मति से यह बात तय हो गई कि खा अब का को नहीं बल्कि गा को अपना देनदार मानेगा। ठीक है, का या खा के पुराने ऋण का अंत हो गया है। यानी का और खा के बीच जो ऋण की देनदारी या लेनदारी के संबंध में संविदा थी वो खत्म हो गई है, क्योंकि उसकी जगह खा और गा के बीच एक नई संविदा आ गई है अस्तित्व में, और उसके मुताबिक खा को अब गा से पैसा लेना है। संविदा का नवीन हो गया और पुरानी संविदा का अंत हो चुका है। पुरानी संविदा के पालन की जरूरत नहीं बची। ठीक है, आगे कहता है खाका का 10,000 रुपए का देनदार, खाका का 10,000 रुपए का देनदार, खा लेनदार है, का देनदार है। देनदारी की रकम कितनी है? 10,000 रुपए। खासे का ठहराव करता है और खा को 10,000 रुपए के ऋण के बदले 5,000 रुपए के लिए का की संपदा का बंधक करता है। ठीक है, दोनों के बीच ठहराव हो रहा है, यानी परिवर्तन का उदाहरण है। परिवर्तन का संविदात्मक आभार परिवर्तित हो रहे हैं। 10,000 रुपए का ऋण है और 10,000 रुपए के बदले 5,000 रुपए का बंधक हो रहा है। ठीक है ना, बंधक कितने का हो रहा? 5,000 का है। टोटल ऋण कितने का था? 10,000 का। जो संविदात्मक आभार हैं, जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, जो संविदात्मक अधिकार और कर्तव्य हैं, जो संविदात्मक आधार अधिकार और दायित्व हैं, जो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, दे आर गोइंग टू बी चेंज्ड। वो बदल रही हैं। ठीक है ना, 10,000 के बदले 5,000 का बंधक आ रहा है। इसका मतलब परिवर्तन हो रहा है और उभय पक्षकारों, बोथ पार्टीज की सहमति से हो रहा है, तो इसको मान्यता मिलेगी। कहता है खाका का 10,000 रुपए का देनदार खासे का ठहराव करता है और खा को 10,000 रुपए के ऋण के बदले 5,000 रुपए के लिए का की संपदा बंधक होती है। ठीक है, का की संपदा का बंधक करता है। यह नई संविदा है और पुरानी को निर्वापित कर देती है, समाप्त कर देती है। परिवर्तन हो गया। अब 10,000 नहीं चाहिए, 10,000 नहीं देने।
5,000 का बंधक, और जो बंधक हो गया तो कम से कम 5,000 रुपए सुरक्षित तो हो गए, ठीक है। 10,000 रुपए असुरक्षित थे, क्योंकि अगर तुम 10,000 रुपए के समुदाय के लिए, हमने सुबह भी कहा, 10,000 रुपए वसूली के लिए डिग्री भी प्राप्त कर लो और उसके बाद 10,000 रुपए की कोई संपत्ति हो ही ना, तो तुम कर क्या लोगे उसका, ठीक है, उसका बिगाड़ क्या लोगे। अगर उसे धारा 56, 57, सीपीसी और आदेश 21 की व्यवस्थाओं के मुताबिक जेल भी भिजवा दोगे तो भी वो सिविल प्रिजन में रहेगा, सिविल कारागार में। उसके रहने का, खाने का खर्च तुम्हें देना पड़ेगा, और अधिकतम 3 महीने तुम रख सकते हो उसे जेल में, उसका रख भी नहीं पाओगे और तुम्हारा कुछ भी नहीं मिलेगा। यहां कम से कम 5,000 का सही सुरक्षित तो हो गया मामला, भाई भी संपत्ति बंधक हो गई। अब या तो तुम 5,000 रुपए दोगे और या फिर हम तुम्हारी बंधक संपत्ति विक्रय या पूर्वबंध, जो भी बंधक का नेचर होगा वो करा लेंगे, और संपत्ति कम से कम हमें, हमारा पैसा सुरक्षित तो हुआ। इसलिए 5,000 रुपए का बंधक हो गया। तो नई संविदा आ गई। पहले जो संविदा थी, ठीक है, लेनदारी और देनदारी के संबंध में, वो बंधक की नई संविदा से प्रतिस्थापित हो गई है, ठीक है ना, परिवर्तन हो गया और नई संविदा आ गई। इसलिए पुरानी निर्वापित हो गई है, पुरानी की का पालन करने की जरूरत नहीं। अब ये बंधक हो ही ना पाए, किन्हीं कारणों से पक्षकार कुछ गड़बड़ कर दें, मूर्खता कर दें, बंधक विलेख में संपत्ति को स्पेसिफाई न करें कौन सी संपत्ति बंधक हुई, कौन सी, क्योंकि बंधक विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति के किसी एक हित का अंतरण है, ठीक है ना। या जिन बंधकों का रजिस्ट्रीकरण जरूरी है टीपीए के मुताबिक, उनका रजिस्ट्रीकरण ना कराएं, ठीक है। या बंधक जिस समय और जिस ढंग से किया गया, उस समय और उस ढंग से किए जाने के लिए कानून जो तरीका बताता था उस तरह से नहीं किया गया, तो किया लेकिन हुआ ही नहीं, ठीक है। तो फिर 10,000 रुपए की जो संविदा है वो जीवित रहेगी, क्योंकि जब नई संविदा आ जाए तो पुरानी निर्वापित होगी, नई आई नहीं तो पुरानी निर्वापित कैसे होगी। तब फिर 10,000 रुपए के उधार की जो संविदा है वो जीवित बनी रहेगी, ठीक है, ठीक है। क्योंकि आपने कहा था नया आ जाए तो पुराना निर्वापित होगा, नया आया ही नहीं तो पुराना निर्वापित नहीं हो सकता। यह पुराना अविधि मान्य था तब भी नया नहीं आ सकता, क्योंकि पुराना बदलेगा ऐसे। आगे कहता है का एक संविदा के अधीन खा को 1,000 रुपए का देनदार है, ठीक है, का देनदार है, खा लेनदार है, देनदारी 1,000 रुपए की, गा का खा 1,000 रुपए का देनदार है, ठीक है। का एक संविदा के अधीन खा को 10,000 रुपए का देनदार, वो 1,000 रुपए देनदार है, और गा का खा 1,000 रुपए का देनदार है। खा को गा को 1,000 रुपए देने, का को खा को 1,000 रुपए देने हैं, गा को खा को 1,000 रुपए देने हैं, ठीक है। का को खा आदेश देता है कि वह अपनी बहियों में गा के नाम 1,000 रुपए जमा कर दे, क्योंकि खा भी गा का 1,000 रुपए देनदार है ना, हमें इन्हें पैसे देने हैं, इन्हें तुम्हें देने हैं, ऐसे करके स्थिति है। का को खा को देने हैं 1,000 रुपए, खा को गा को देने हैं 1,000 रुपए। खा का से कहता है कि तुम अपनी बहियों में का के नाम 1,000 जमा कर दो ताकि उसकी देनदारी समाप्त हो जाए। अब अगर गा सहमत हो जाए इस बात से, ठीक है, गा सहमत हो जाए इस बात से, तो खा की जो गा के प्रति देनदारी है वो समाप्त हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि का खा का देनदार है 1,000 रुपए का, और का गा को सीधे 1,000 रुपए दे रहा है, तो का खा के प्रति ऋण से उन्मोचित हो गया, क्योंकि खा गा के प्रति देनदार था, और का ने खा को पैसे देने के बजाय सीधे गा को दे दिए, और खा भी गा के प्रति
मुक्त हो जाएगा। लेकिन गा अगर सहमति न दे, ठीक है, कोई जरूरी नहीं दे ही देगा, तब फिर कुछ नहीं होगा। फिर खा को 1000 रुपए दे और गा को 1000 रुपए दे, कोई बदलाव संभव नहीं है, क्योंकि पक्षकारों ने सम्मति कहां दी ना। सब सम्मत हो तभी तो परिवर्तन होगा, सब सम्मत हो तभी तो नवीन होगा। सम्मति नहीं तो काय परिवर्तन, काय नवीन। तो कहता है का एक संविदा के अधीन खा को 1000 रुपए का देनदार है, गा का खा 1000 रुपए का देनदार है। का को खा आदेश देता है कि वह अपनी बहियों में गा के नाम 1000 रुपए जमा कर दे, किंतु गा इस ठहराव के लिए अनुमति नहीं देता, गा राजी नहीं। खा अब भी गा का 1000 रुपए का देनदार है, ठीक है, और कोई संविदा नहीं की गई, कोई नई संविदा अस्तित्व में नहीं आई। खा के 1000 रुपए देनदार है और गा अभी भी खा से 1000 रुपए का लेनदार है, ठीक है, क्योंकि किसी ने सम्मति नहीं दी, किसी ने मीनिंग दे भाई, गा ने कोई सम्मति दी नहीं, तो परिवर्तन नवीन संभव नहीं। तो परिवर्तन नवीन के दृष्टांत दिए गए, विखंडन का दिया ही नहीं, क्योंकि विखंडन का बड़ा सीधी बात है। पक्षकारों ने आपस में तय कर लिया कि जो संविदा थी हम लोगों के बीच वो अब समाप्त समझी जाएगी, तो जब समाप्त ही हो गई तो नई संविदा तो कोई आई नहीं, पुरानी थी वो भी खत्म, तो पुरानी संविदा का पालन नहीं होगा, ये कहना भी अनावश्यक। अरे पुरानी हो तो अब तो पालन का सवाल उठे। इसलिए विखंडन का कोई उदाहरण ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं दिया गया, लेकिन नवीन और परिवर्तन के दृष्टांत ये दिए गए, और नवीन और परिवर्तन और विखंडन पूछा जाता है 62। ठीक है, तो ये हुआ, शेष बात कल करेंगे, देखेंगे।